कैसे हैं आप लोग? इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल और केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ये नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल ग्लूकोज लें और 1 मोल यूरिया लें तो दोनों के थ्रू जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब यूरिया और ग्लूकोज का नेचर अलग है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे। तो दोनों का 1 मोल है, यानी दोनों का नंबर ऑफ मोलिक्यूल सेम है। क्लियर है ना? ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था कि हमको डिस्कस करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज कैसे शो होती हैं, कैसे डिसोसिएशन होता है, कैसे एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पास टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें ए है अपने पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो बेटा समझना है इस चीज को। अब वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्यों होता है? सोचो क्यों होता है। हमने आपको 2 तरीके की सॉल्यूशन की बात की थी। एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जहां पे आप रॉल्स लॉ लगा रहे थे, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड के केस में बेटा अपने पास क्या हो रहा था कि जो सोल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल नेचर का था, यानी उसका कोई भी वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, क्लियर है? जो सॉल्वेंट है वो है वोलेटाइल, यानी जो वेपर बनना चाहिए सॉल्वेंट का जितना प्योर स्टेट में, अब उतना वेपर नहीं बन रहा है। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिलेटिव में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, यहाँ पे रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव किसके रिलेटिव? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन जो बना हुआ है उसका वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। तो सबसे पहले वाई लोअरिंग टेक्स प्लेस, वाई लोअरिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, चलो ए पॉइंट, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जब सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बताया था, वहाँ पे बेटा हमने आपको ये बोला था कि जब आप सॉल्यूशन क्रिएट करोगे नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का, तो उस केस में जो नॉन वोलेटाइल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है बेटा एक, ठीक है, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमारे पास क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अपर सरफेस पे जहाँ से वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो अपने पास डॉट डॉट हैं ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। और ये किस नेचर के हैं? नॉन वोलेटाइल। तो क्या सोल्यूट के कारण कोई भी वेपर का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो पहले वेपर इस पूरे सरफेस एरिया से बन रहा था। जब वेपर पूरे सरफेस एरिया से बनेगा तो वेपर ज़्यादा होगा, वेपर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। लेकिन अब क्या हो गया कि सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया के घटने से रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, यहाँ से वेपर बनने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई। जब वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ड्यू टू डिक्रीज ऑफ surface area for evaporation
फॉर्मेशन ऑफ वेपर डिक्रीज, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन also डिक्रीज। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक, चलो दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा रूट अंडर डी के। ठीक है, डी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी है। तो जब तुम बेटा सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगा। यानी जब डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब जब रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा तो वेपर कम बनेगा, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, ड्यू टू सोल्यूट डेंसिटी इंक्रीज, सो वेपर फॉर्मेशन डिक्रीज, दैट्स वाई वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? दो पॉइंट दोनों को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब बेटा अपने पास बात है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के एडिशन से अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, चलो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इक्वल टू क्या है बताओ? तो पी नॉट है, पी नॉट सॉल्वेंट, या केवल पी नॉट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, उसका कोई भी वेपर नहीं बनेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे बेटा? याद करो रॉल्ड्स लॉ, क्या लिखते थे रॉल्ड्स लॉ में? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो जो दूसरा पार्ट है बेटा वो तो नॉन वोलाटाइल है। मान लो कि ये सोल्यूट है तो सोल्यूट का तो कोई वेपर ही नहीं बनेगा, तो वेपर केवल किसका बनेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? ये हमको निकालना। इनिशियल होना चाहिए था प्योर स्टेट में इतना, हुआ इतना, तो यहां पे डेल्टा पी निकाल सकते हैं हम। डेल्टा पी दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा बताओ? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। क्लियर है जी बच्चा लोग? हमने क्या किया, प्योर स्टेट में ज़्यादा था, जब सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वेपर बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया करके इसमें से बेटा पी नॉट सॉल्वेंट को कॉमन लो। पी नॉट सॉल्वेंट को कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा? ये 1 माइनस
एक्स सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक ठीक बेटा, ये 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट है। मोल फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, जल्दी याद करो। यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम केवल बात कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ? 1 होगा। तो ये 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट को क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा, अब हमें यहाँ पे निकालना है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, ऑफ वेपर प्रेशर। एक तो रिलेशन मैंने आपको दिखाया, तो हमें निकालना है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है, इसका जो अपने पास बेटा फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट। अब ध्यान से समझो इसको, पी नॉट माइनस पी एस क्या है, ये है डिफरेंस। अभी हमने बेटा आपको क्या लिखवाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर था, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सोल्यूट। यही लिखवाया था ना आपको। देखो तो पी नॉट माइनस पी एस क्या है, देखो यार समझना, एक एक स्टेप को बेटा समझना। पी नॉट माइनस पी एस, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो डेल्टा पी हमने लिखा, जिसको पी नॉट माइनस हम पी एस बोल रहे हैं, क्या ये पी नॉट इंटू एक्स सोल्यूट के बराबर है? देखो तो यहाँ से पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सोल्यूट। ठीक, चलो ये अपने पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़िया करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एन सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। क्लियर है? कैसे लिख रहे हैं, आ रहा है समझ में? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अपना मोल डिवाइडेड बाई सबका मोल। क्लियर है? फिर से समझो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पी नॉट माइनस पी एस है। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगी। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ये अपने पास फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से दिखाएंगे अभी क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकता है, नोट कीजिए। चलो नोट कर लिया। चलो रिलेशन है अपने पास पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ठीक है,
एक्स सोल्यूट को कैसे लिखते हैं, एन सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट प्लस एन सोल्यूट। क्लियर है? फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन बेटा बहुत डाइल्यूट हो तो उस केस में ये जो एन सोल्यूट है ये एन सॉल्वेंट के कंपेयर में काफ़ी लेस होगा, तो हम एन सॉल्वेंट के कंपेयर में इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट। क्लियर है? वेट के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, इतना आपको आता है। चलिए फार्मूला को नोट कीजिए। एक इसमें और डेविएशन आता है, सॉरी वेरिएशन आता है इक्वेशन में, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। जैसे अपने पास क्या इक्वेशन है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। ये पता चल रहा है एन क्या है, सोल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है। इसको रेसिप्रोकल कर दो, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू n प्लस एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस की जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई एन हो जाएगी। यहाँ पे लिख लो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, और n है मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? ठीक, अब इसको 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू एन बाई एन। चलो इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास, पी नॉट माइनस पी एस। तो यहाँ से पी नॉट और पी नॉट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन बाई एन। इसको क्या करेंगे, इसको फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू एन बाई एन। समझो इसको, 3 इक्वेशन आपको दिखाया मैंने। पहला बोला कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा हमने ये बताया आपको कि सोल्यूशन अगर वेरी डाइल्यूट हो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के कंपेयर में नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, इसको रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू दिस मच, एन से एन डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस एन बाई एन। इस 1 को इधर लाया, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू एन बाई एन। ठीक है, 1 में से बेटा माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट माइनस एस माइनस पी एस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पी नॉट और ये पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस, फिर इसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन देखेंगे।
फॉर्मूला अपने पास क्या क्या है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज़ देखना है। फॉर्मूला 1 क्या था अपने पास, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट, क्लियर। दूसरा क्या था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एन बाई एन फॉर वेरी डाइल्यूट, फॉर वेरी डाइल्यूट। तीसरा फॉर्मूला अपने पास क्या था बेटा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू एन बाई एन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। सिंपली अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए तो आप इजीली इस फार्मूले को यूज करेंगे। जहां पे आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जाए, यानी पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू पूछा जाए, तो आपको ये यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है। और वेरी डाइल्यूट दे के बोले तो डायरेक्ट इसी फार्मूले को लगा देना, यानी ये दोनों फार्मूला क्या है, सेम नहीं है, लेकिन दोनों में केवल क्या चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो जहाँ पे डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग पूछा जाए वहाँ पे इस फार्मूले को लगा देना है, और जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछे वहाँ पे इसको लगा देंगे। वो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं।